अच्छी होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ इसी आर्टिकल में दिया हुआ है, मतलब जब महिलाएं माँ बन रही हो तो उनको पे लीव मिलना चाहिए, मतलब उनको छुट्टी तो मिलनी चाहिए, उनको पेमेंट उस टाइम पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 में बातें कही गई हैं। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में है, समान नागरिक संहिता, मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी तरीके का छुआछूत हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे है उसे हम देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी जो है वो बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब जो बिफोर का मतलब होता है सामने, तो कि कानून के सामने मतलब उसके नजर में सभी बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम आदमी। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार आपसे पूछता है। जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि हमें रिलीजन के बेस पे या फिर हमें कास्ट के बेसिस पे या फिर कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, जैसे मान लीजिए प्लेस हो गया, इन सब के बेसिस पे हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, आप किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 में कहा गया है कि हमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, मतलब जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है? जैसे आप अपने नाम में महाराजा या फिर कुंवर शाह, ये सब ऐसे जो टाइटल्स होते थे जो आम आदमी को और खास आदमी को अलग करें, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं भारत में, तो नाम से आपके और नॉर्मल आदमी में मतलब फर्क नहीं जाहिर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में बोला गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो देखिए आर्टिकल 19 जो है आपका, आर्टिकल 19 इसमें फ्रीडम का बात किया गया। ठीक है, फ्रीडम राइट्स। और आर्टिकल 19 में टोटल 6 तरीके की फ्रीडम है। कौन कौन? पहले तो है बोलने की आज़ादी है आपको, आप चाहे तो अपनी डिसेंट जो है जाहिर कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी बात को लेकर के आपको जो लगता है वो आप बोल सकते हैं। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, मतलब शांति से आप सभा कर सकते हैं, मतलब आप सभा कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। ठीक है, तीसरा है कि आप अपना संगठन और यूनियन बना सकते हैं। ठीक, चौथा ये है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको घूमने की आज़ादी मिली है। पांचवा है कि आप कहीं भी देश में रह सकते हैं। ठीक है, और जो छठा है वो आपकी मर्जी से आप अपना व्यापार चुन सकते हैं, आप अपना काम चुन सकते हैं, कोई आपको ये नहीं बताने वाला है कि आपको ये काम करना है या फिर आपको ये काम करना है। ठीक है, तो यह है रहने की आज़ादी। तो 6 तरीके की फ्रीडम आर्टिकल 19 में आपको दी हुई है। ठीक है, ऐसे ए बी सी करके दिवाए, आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19 बी, तो ए बी सी डी ई और एफ। तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है, जिस तरीके से भी क्वेश्चन है आप इसको आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन सा आर्टिकल था। आर्टिकल 21 जो आपका है, राइट टू लाइफ, आप याद रखिएगा, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 इसमें है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि देश में सब के लिए एक जैसा कानून होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण की गारंटी देता है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 जो है वो आपको पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बोलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी 3 आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 20 है उसमें कहा गया है कि अपराध के मामले में आपको कुछ सुरक्षा दी जाती है, जैसे आपको आप ही के अगेंस्ट गवाह नहीं बनाया जा सकता, और एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल अगर हम बात करें 22 की, तो आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है, मतलब
अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो भी आपके पास कुछ अधिकार है, जैसे कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आर्टिकल 23 क्या है, इसमें आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। मानव तस्करी मतलब जो लोग मतलब बच्चियों को खरीद बिक्री जो करते हैं वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 124 मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो है बाल मजदूरी से संबंधित, ठीक है। बाल मजदूरी ये आप नहीं करवा सकते। अब बाल मजदूरी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। जैसे अगर 14 साल से कम एज के बच्चे को आप ऐसी जगहों पे काम करा रहे हैं जहाँ पे जान जाने का खतरा हो, तो वो बाल मजदूरी की कैटेगरी में आता है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितना आर्टिकल, कितना पार्ट्स और कितना शेड्यूल्स पढ़ना है उसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो हमारे संविधान में टोटल जो शेड्यूल है वो है 12, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है 8+4, ये मूल संविधान में था और 4 हमने बाद में ऐड किया है। कब कब ऐड किया है, जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे। पार्ट टोटल 22 है, ठीक है। और कौन सा पार्ट में क्या है ये भी आपको याद रखना होता है। और आर्टिकल टोटल 395 हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब पार्ट 1 जो है इसमें है कि यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के बारे में है। मतलब कि जो भारत है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसमें और कौन कौन सी चीज़ें, या फिर नया राज्य जब हम बनाते हैं या फिर कोई नया राज्य हम भारत में ऐड करते हैं तो सारी चीज़ें यहीं पे हैं। तो आर्टिकल 1 से 4 तक है भारत का यूनियन एंड इट्स स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 2 में सिटीजनशिप के बारे में कि कैसे कोई भारत का नागरिक बन सकता है और किन परिस्थितियों में जो है उसे भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो जो सिटीजनशिप है पार्ट 2 में है और इसका आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में है, यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के लगभग आर्टिकल हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसका आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक। तो अभी हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 20, 18, 23, 24 लगभग अभी हमने पढ़े हैं। तो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट से ही सवाल बनते हैं। और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा सवाल जो बनता है वो है पार्ट 4, जिसमें है डीपीएसपी, डीपीएसपी और इसका आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसको मैंने पहले बताया था, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें की गई हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब इस संविधान में ये सुझाव दिया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 39 आपको याद रखना है। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए हमें समान वेतन देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम। कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं को कम पेमेंट किया जाता है सेम काम करने का भी, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसे हमें इक्वली करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो और किसी के पास बिल्कुल ना हो, ठीक है। और अभी भारत में ये चीज़ें है वो बढ़ती जा रही है, तो सरकार को इस पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। आर्टिकल 40 कहता है कि हमारे देश में पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सरकार ऑलरेडी ये कर चुकी है। जो हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क फॉर अपॉर्चुनिटी। मतलब हमें सरकारों को लोगों को काम मुहैया कराने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। मतलब कि जहाँ भी लोग काम करते हैं वहाँ पे काम करने की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ इसी आर्टिकल में दिया हुआ है। मतलब जब महिलाएं माँ बन रही हो तो उनको पे लीव मिलना चाहिए। मतलब कि उनको छुट्टी तो मिलनी चाहिए, उनको पेमेंट भी उस टाइम पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 42 में बातें कही गई हैं। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में है, समान नागरिक संहिता। मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर करना है। जैसे 6 साल तक के बच्चों का ध्यान रखना है। उन्हें उन्हें जो टीकाकरण मिलता है, फिर आंगनबाड़ी में जो उन्हें खाने की चीज़ें दी जाती हैं वो इसी के तहत है। आर्टिकल 46 कहता है कि जो SC ST के हमारे भाई हैं
उनके वेलफेयर के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 47, जिसमें न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बातें की गई हैं कि जैसे देखिए आप स्कूलों में जो भोजन दिया जाता है ना, मिड डे मील, वो आर्टिकल 47 के तहत ही दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो शराबबंदी हुआ है, जो लिकर बैन है अभी बिहार में या फिर और भी बहुत सारे स्टेट्स में, वो इसी आर्टिकल के द्वारा, मतलब इस आर्टिकल में जो बातें कही गई है सरकार ने उसी को लागू करने की कोशिश की है। क्योंकि क्या होता है कि लिकर पीने से बहुत सारे लोगों का हेल्थ वो खराब हो रहा है, तो पब्लिक हेल्थ में ये वाला चीजें आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखेंगे, तो काफी फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बातें की गई हैं। और आर्टिकल 50 जो है उसमें है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। देखिए पार्ट 1 का आर्टिकल 1 से 4 तक है। इसमें कहा गया कि यूनियन एंड इट्स स्टेट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्ट 1 है वो यूनियन एंड इट्स स्टेट के बारे में है, और इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। तो पहला आर्टिकल कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। पार्ट 1 में ही भारत के 2 नाम दिए हुए हैं, जैसे भारत दैट इज इंडिया, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि भारत का और कौन सा नाम संविधान में मेंशन है, तो इंडिया और भारत, ये 2 नाम भारतीय संविधान में भारत को बोला गया है, उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में क्या है कि आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट, कल को अगर हमने पीओके को अपने भारत में मिला लिया, तो उसको आर्टिकल 2 के तहत भारत में हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नया स्टेट अगर हम बाहर से मिला रहे हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 2 में प्रावधान है। जैसे 1975 में हमने सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया था, ठीक है। सिक्किम सिक्किम को 1975 में भारत का पार्ट बनाया था, और ये आर्टिकल 2 में किया गया है। कल हम पीओके लेंगे तो भी आर्टिकल 2 के तहत भारत में उसे हम मिलाएंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 जो है उसमें है कि भारत के जो अंदर राज्य है, भारत के अंदर जो राज्य है उसमें आप उसके बाउंड्रीज में आप चेंजेस कर सकते हैं और उसका नाम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है। कल को हम अगर चाहें तो इसके एक अलग राज्य बना सकते हैं, नॉर्थ बिहार एक साउथ बिहार। अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और इसका नाम भी हम कुछ और रख सकते हैं। बिहार है तो इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ और नाम बदल सकते हैं। मतलब देश के अंदर कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना हो, चाहे वो बाउंड्री हो या फिर नाम, तो आर्टिकल 3 में इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 4 है उसको ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो चेंजेस किया जा रहा है उसे हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, और उसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ये बातें आर्टिकल 4 में कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता किस पार्ट में है? तो फ्रेंड्स, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो नागरिकता से जुड़े आर्टिकल्स या फिर अनुच्छेद हैं, वो पार्ट 2 में है। आर्टिकल पार्ट 2 में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम जो भी भारत में है वो सभी भारतीय नागरिक होंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 कहता है कि जैसे जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, पार्टीशन हुआ होगा, तो पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदूज थे, तो जब वो भारत आए तो उन्हें कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये आर्टिकल 6 में है, ठीक है। मैं गलती से बार बार पार्ट बोल दे रहा हूँ। तो आर्टिकल 6 में है। साथ में क्या कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वो भारत लौटे, तो जो पाकिस्तान चले गए और बाद में भारत लौटे उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी, उसके लिए पार्ट 7 है। आप वर्ड्स को याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि पाकिस्तान से आए तो आर्टिकल 6, पाकिस्तान चले गए बाद में भारत आए तो 7, और जो एनआरआईज है, जो भारतीय हैं और बाहर रहते हैं, तो उनके बच्चों को कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसके बारे में आर्टिकल 8 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने मतलब किसी और देश की नागरिकता ले ली, ठीक है। मान लीजिए आप
कनाडा की नागरिकता ले रहे हैं या फिर किसी भी देश की नागरिकता ले रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भारत में है वो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ठीक है, आप किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, या तो आप भारत के होंगे या तो किसी और देश के होंगे। ये आर्टिकल 9 है। जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका आर्टिकल 9 ही है। ठीक है, वैसे आप सारे आर्टिकल को याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम पार्ट 1 देख चुके हैं, हम पार्ट 2 देख चुके हैं, पार्ट 3 के भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, और पार्ट 4 डीपीएसपी, इसके भी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखेंगे वो पार्ट 5 से लेकर के 6-7 देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं, जरूर